दोस्तों नमस्कार। नेशनल वेब मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के कार्यालय में मैं बैठा हूं यहाँ पे और मेरे साथ हैं राकेश अनवाल जी। राकेश अनवाल जी ने कुछ दिन पहले एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। और ये आरोप सीधा आरोप रुद्रप्रयाग के जिला प्रशासन पे था कि सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद भी न तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और न एसएसपी रुद्रप्रयाग इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आत्महत्या जैसी चेतावनी देने पर भी जो रुद्रप्रयाग का प्रशासन है वो नींद में है। उसके बाद हमने इस मामले को जागो उत्तराखंड के मंच से उठाया और आप लोगों ने उसको शेयर किया, जिसके बाद रुद्रप्रयाग का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जो वहाँ के तहसीलदार हैं उस इलाके के उखीमठ के और जो वहाँ के गुप्तकाशी के थानाध्यक्ष हैं वो हरकत में आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इनका ये आरोप है कि इन लोगों ने दूसरे दिन जब ये लोग वहाँ पे पहुंचे तो एक समझौता करा दिया और इनकी समस्या का समाधान नहीं किया, जिस वजह से आज ये देहरादून में हमारे कार्यालय में पहुंच गए हैं। अनवाल जी, उस दिन तो ये लग रहा था कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या नहीं हुआ समाधान अभी भी? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। समस्या का समाधान उस दिन मुझे भी लगा था जब आपने अपलोड किया अपने चैनल पे तो कॉल आई थी मेरे को। पहले तहसीलदार साहब की आई, फिर इंस्पेक्टर साहब की आई। तो मैंने दोनों से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि आप 2 दिन बाद यानी 8 तारीख उनकी कॉल है, 10 तारीख का टाइम दिया था कि 10 तारीख को मैं भी घर पे आऊंगा, आप भी आइए और सामने पे सारे पक्षों को बुलाकर जो भी होगा सामने को। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 9 तारीख सुबह इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, अपने पिता का मोबाइल नंबर दिया कि आप इस नंबर पे फोन करके उनको बोला कि जो 4 आरोपी एप्लीकेशन में भी हैं, 4 लोग जिनके नाम मैंने लिखे हुए थे, मतलब पिता, माँ और 2 भाई, वो सभी घर पे और मेरे मामाओं को बुलाना अनिवार्य है क्योंकि ये सारा जो रास्ता है मेरे मामाओं ने दिखाया था। मैं पिछले साल 25 अगस्त के टाइम में अपने ननिहाल गया था कि अब मैं विवश हूँ कार्रवाई करने के लिए, तो आप अगर हस्तक्षेप कर सकते हो कर लो, अभी भी घर में है बात। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप या कार्रवाई करो या पंचायत करो, तभी होगा। पंचायत की मैंने ना मामा लोग आए ना घर वाले आए पंचायत में, तो मजबूरन मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। तो कार्रवाई का भी शुरू से ही ये ढीला चला। मैंने फर्स्ट 23 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ये है मामला ऐसा है। तो उन्होंने भी जमीन की जाँच करके मुझे टाल देंगे वैसे टाल देंगे। फिर मैंने 16 मार्च को सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की थी, उसका भी उन्होंने मुझे 30 मार्च को फोन किया था। 31 मार्च को मेरे बयान लिए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे आपको फोन। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सुनने में आया कि 5 अप्रैल को मेरे घर वालों के बयान लिए और फाइल बंद कर दी। फिर मैं लगा रहा तो उन्होंने बोला कि इसमें मैटर आपका चेंज हो रखा है, आप दोबारा कंप्लेंट करो, इसको बंद करो सीएम हेल्पलाइन वाला। तो मैंने 4 अगस्त को दोबारा, वो 27 जुलाई को वो फाइल पुरानी बंद की, 4 अगस्त को दोबारा किया। उसका ये आया था, मेरे को फोन आया गुप्तकाशी से जो जांच अधिकारी थे, उनके फोन आया कि आपने जो कंप्लेंट करके इस पे आपको बयान। मैं गया वहाँ पे, मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एक फरमान सुना देगा आप कोर्ट जाए, आपका संपत्ति का विवाद है। मैंने कहा सर संपत्ति का नहीं, मेन चीज है कि जो मेरे घर वाले कर रहे हैं इसमें कोर्ट ने भी पहले बोला कि पहले पुलिस जांच हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वही करो, हमारे स्तर से कुछ नहीं होगा। मैं भी थकार के घर गया। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने एक जांच की रिपोर्ट तैयार कर रखी है और उसमें ये बताया गया कि विपक्षी के द्वारा बताया गया कि हमने इसको बेदखल करके, यानी कि मेरे घर वालों द्वारा। लेकिन जब मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वो जानते ही नहीं। लेकिन परसों जब 10 तारीख को प्रशासन सामने, तो ये बात साबित हो गई कि मेरे घर वालों की ये पुलिस ने अपनी तरफ से बयान बनाया था। जो जांच की रिपोर्ट है वो सामने हो गया है। परसों की जो आपने बोला था कि सबको लगा था कि जांच हो जाएगा, वो मुझे न्याय मिल जाएगा, मुझे भी उम्मीद थी। प्रशासन भी आया, तहसीलदार साहब आए, गुप्तकाशी थाने से और पाड़ा पुलिस चौकी से प्रशासन आया। फर्स्ट जब हम सड़क पर मिले मार्केट में, जो हमारे गांव का मार्केट है, जब पहले तहसीलदार साहब ने मेरे से पूछा कि मामा जी लोग आ रखे, तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब से बोला था मैंने। तो तब पता चला कि नहीं कोई नहीं आ रखे, मेरे पिता भी घर पे मौजूद नहीं थे। किसी ने फोन किया तो वो वहाँ पे आए। तो तहसीलदार साहब ने फर्स्ट जो मेरा आरोप है कि ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तहसीलदार साहब ने फर्स्ट मेरे पिताजी से पूछा कि ये कौन है, मेरे को बताया कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरा बाप है प्रशासन के सामने। तो वहाँ पे तहसीलदार साहब ने वहीं पे बोल दिया था कि आप जो भाषा बोल रहे हो वो मुझे सुनने में गलत लग रही, ये कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम घर पे भी गए तो उन्होंने मेरे से भी कोई बात नहीं की, सिर्फ पिता से, और वो सारा झूठ बोल रहे थे वहाँ पर।
कि ऐसा है वैसा काल्पनिक बात है अपनी तरफ से बोल गई, मन गढ़ंत कहानी बनाकर। मैंने कहा या तो तुम इसका सबूत दो, वो भी कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे मैं कुछ बोल रहा बीच में कि तुम झूठ क्यों बोल रहे, टाइम बर्बाद। तो वो प्रशासन के सामने भी मुझे मारने की धमकियां दे रहे। कौन दे रहा? मेरे पिता। अच्छा। उन्होंने प्रशासन को ये भी बताया कि मैं इसको संपत्ति नहीं देना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ क्यों नहीं देना चाहते हैं अब आप? यही तो प्रशासन को पूछना था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जितने भी मैंने आरोप लगा रखे शिकायती पत्र में, वो सारे आरोप मैंने जोर जबरदस्ती करके बीच बीच बोलते वो मुझे डांट फटकार, लेकिन सारे साबित हुए कि हाँ वो सही है। जैसे मैंने उसमें ये लिख रखा है कि इन्होंने मेरे क्या वो संपत्ति आपकी जो जैसा आप बता रहे हैं कि 3 भाई हैं आप, सबसे बड़े आप हैं जी, और 2 छोटे भाई हैं जी, और कुछ बहनें आपकी थी जी, जिनकी 4 शादी बहनें जी, 4 बहनें हैं जी, और 3 भाई हैं आप। जी, तो आपके माँ बाप दोनों जिंदा हैं? पिताजी की दोनों माँ भी जी, जिंदा है? जी बिल्कुल। तो मतलब आपके माँ बाप आपको संपत्ति से बेदखल करना चाह रहे हैं, ये मामला है? जी, तो क्या कारण है इसका? आपकी नजर में से क्यों कर रहे हैं? वही जानने के लिए मैंने सबकी हर संभव हर रास्ता अपना लिया, लेकिन कहीं से भी वो नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों। परसों भी जब वहाँ पे प्रशासन था, जैसे मैं बोलूँ कि खुद एक बार तहसीलदार साहब ने 2-3 तरकीबें हमने, लेकिन उन्होंने भी वो एक बार तहसीलदार साहब ने मेरी माँ को बुलाया, ये बोला आप उसमें उन्होंने लिखा है आपके पिताजी का जो पक्ष है उसमें ये लिखा है क्योंकि आप काम नहीं करते हैं। वो रिपोर्ट मेरे पिताजी का पक्ष नहीं है, वो परसों फाइनल हो गया। मुझे भी ये डाउट था कि मेरे पिताजी लोग झूठ बोल रहे हैं। आपके पिताजी को डर है कि आपको अगर जमीन दी जाएगी तो आप जी जमीन जी, को बेच लेकिन दो। नहीं, वो रिपोर्ट पूरी तरह से मेरे घर वालों की और मतलब उनकी जानकारी में नहीं है। वो परसों सामने वीडियो रिकॉर्डिंग है, परसों जो जांच पड़ताल हुई हमारे घर पे, तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट हम नहीं जानते, पुलिस ने अपने। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि फाटा के पास आपकी कोई जमीन है जो आपके पिताजी ने किसी को दे दी है, उस पे होटल बन गया है, जी जी, तो उसका पैसा फादर ने लिया होगा, पिताजी ने लिया होगा। कितना पैसा आया था? ये मुझे पता है, मुझे कोई जानकारी। मुझे वो बिकने के लगभग 3-4 साल बाद पता चला कि जमीन बिक गई। आप उस दौरान कहाँ थे? मैं रुद्रप्रयाग रहता था, अपना व्यवसाय करता था। मैं क्या व्यवसाय था आपका? मेरा ये मार्केटिंग का था। तो मैं जैसे घर जाता था साल में सिर्फ होली पे, क्योंकि ये इनका व्यवहार सही, तो मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था पहले से ही। एक्चुअली जो मुझे चोट लगी है और मैं भाई बहनों की वजह से सिर्फ घर जाता था। आपकी विधानसभा केदारनाथ हुई? केदारनाथ से। तो ये मामला बड़ा पेचीदा सा है और ऐसा मामला हमारे पास भी पहली बार आया है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये अपने पिताजी पे लगा रहे हैं, माँ पे लगा रहे हैं और कि भाई वो या भाइयों पे लगा रहे हैं और कि उनका वो सहयोग सर संपत्ति मेरे से 2 मामा पूरे करते हैं। यहाँ तक कि 27 जुलाई जो मुझे परसों मेरे पिता ने बोला भी, मेरे पिता ने मेरे मामा को फोन किया। जब इस बीच लोगों ने बोला कि तू घर जा, एक बार हो सके सुधर जाएगा, तो मैं घर गया। तो मेरे पिताजी, मैं मार्केट से जाता हूँ, उन्होंने फोन हाथ पे रखा था। जैसे ही मैं घर गया उन्होंने फोन लगाया मेरे मामा जी को, मुझे पता नहीं कौन से वाले 5 मामा है। तो जैसे उन्होंने फोन किया तो होता है जैसे पूछा, उन्होंने बोला घर में सब ठीक है। मेरे पिताजी ने वही बोला हाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरे दोनों लड़के भी ठीक है। और मेरे पिताजी घर आ गए। एक प्रश्न मेरा दिमाग को थोड़ा सा कौन सा है जी, क्या जो आपके पिताजी हैं वो आपको अपनी औलाद मानते हैं? वो सबसे अब ये कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ 2 लड़के हैं। वो परसों भी आपको नहीं मानते? वो मेरे को बोले ये मेरे पिता है। क्या कारण है? अब वही कानून पूछ। देखिए ये बड़ा पेचीदा सा मामला है और क्योंकि अब ये हमारे कार्यालय तक आ गए हैं, यहाँ पे देहरादून में जो नेशनल वेब मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का कार्यालय है, और हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी हो हमारे उत्तराखंड में या बाहर भी, वो कम से कम आत्महत्या तो न करे। और हम आज भी इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ तक अगर हमारी एक छोटी सी खबर पे प्रशासन चेता है तो कल हम जरूर आपके पास वहाँ रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और पूरे मामले की तह में जाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपके माता पिता का इस तरह का व्यवहार आपके साथ क्यों है। और जो मुझे लगता है कि जो संपत्ति है, इनकी जो जमीन है, वो एक अट्रैक्टिव लैंड है, क्योंकि वहां पे केदारनाथ धाम का वो रास्ता जाता है और उस जमीन को बेचा गया। निश्चित रूप से वो पैसा भी परिवार के पास आया होगा। और जिस तरह से आप इनकी दीनहीन हालत देख रहे हैं, ये जरूर लगता है कि ये वाकई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और इनकी बहुत दीनहीन हालत है। बहरहाल जो भी होगा, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप मेरी बात पूरी होने दीजिए कि आप आत्महत्या बिल्कुल ना करें, वो एक अपराध होता है। और हम रुद्रप्रयाग आके, बल्कि जो आपकी विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उनसे भी बात करूंगा और आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। केवल आप आत्महत्या मत करिए बस। मैंने विधायक जी से भी बात की हुई थी, सभी से